नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और आप देख रहे हैं आर के जे सिविल पाठशाला यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 10 मार्च 2024 और दिन है रविवार। आज की न्यूज़पेपर का हम एनालिसिस करने वाले हैं। जैसे कि दोस्तों आप सभी जानते हैं, संडे के दिन द हिंदू में एडिटोरियल वाला पोर्शन नहीं रहता है, बल्कि द हिंदू इस दिन साइंस वाली न्यूज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है। तो आज भी हम साइंस वाली न्यूज़ के ऊपर ही फोकस करने वाले हैं। तो पहली न्यूज़ जो देखने वाले हैं साइंस की, वो कैंसर की बीमारी के ट्रीटमेंट से रिलेटेड है। पार्टिकुलरली ये जो रिसर्च करी गई है, अच्छी बात यह है कि हमारे देश के ही संस्थान जैसे कि टाटा मेमोरियल सेंटर, शॉर्टकट में टीएमसी बोला जाता, जो कि मुंबई में लोकेटेड है, इन्होंने कुछ कंक्लूसिव एविडेंस प्राप्त किए हैं जिसके माध्यम से सेल फ्री क्रोमेटिन फ्रेगमेंट्स, क्या नाम दिया जा रहा है यहाँ पर, सेल फ्री क्रोमेटिन फ्रेगमेंट्स, एक ऐसी चीज़ है इधर उधर फैलने की इसमें प्रकृति हमको देखने को मिल रही है। इसको रिलीज करती है डाइंग सेल्स, खुद भी मर रही हैं, दूसरे को भी मारने का काम कर रही हैं। और इस पदार्थ में वो क्वालिटी है, वो एबिलिटी है कि ये काफ़ी आसानी से रेडिली एंटर कर सकती हैं हेल्दी सेल्स में, हमारी बॉडी में, और जिंदा सेल्स को मारने का काम ये करती हैं। रेडिली वर्ड यूज़ किया गया है जिसका मतलब होता है आसानी से। तो जो पदार्थ की हम बात कर रहे हैं उसका नाम क्या है, सेल फ्री क्रोमेटिन फ्रेगमेंट्स। एंड बोला जा रहा है कि ये इंटीग्रेट हो जाते हैं उनके जीनोम्स में, एंड इसी के चलते चलते हमारा डीएनए डैमेज होता है बाय ब्रेकिंग डीएनए डबल स्ट्रैंड। जैसे कि हम जानते हैं कि डीएनए का डबल है हेलिकल साइकिल रहता, सीडी टाइप का साइकिल रहता, और वो साइकिल फिर टूट जाता है। एंड इसी के चलते चलते हमारी डेथ की हमारे सेल की डेथ होती है, एंड इन्फ्लेमेशन हमको देखने को मिलता है, मतलब सूजन जैसी सूजन, और फिर वहाँ पे क्या बन जाता है, थक्का बन जाता है, फोड़ा बन जाता है। तो शॉर्टकट में कंक्लूजन के तौर पर हम ये बोल सकते हैं, यदि हम यदि कहीं पर भी हेल्दी सेल्स में रिपीटेड एंड लाइफ लॉन्ग नुकसान पहुंचाते जाएं कोई चीज़, और ये काम कौन कर रहा है, सेल फ्री क्रोमेटिन फ्रेगमेंट्स, मे बी अंडरलाइंग काज ऑफ एजिंग एंड मल्टीपल एज रिलेटेड डिसऑर्डर इंक्लूडिंग कैंसर। इससे बहुत सारे खतरे हो सकते हैं। खतरे के अंतर्गत जैसे कि यहाँ पर एजिंग से रिलेटेड बोला जा रहा है कि उम्र बढ़ना चालू हो जाना, उम्र जल्दी, ऐसा लगना कि आप जल्दी बूढ़े हो गए। साथ ही साथ में मल्टीपल एज रिलेटेड डिसऑर्डर भी होते हैं, इसमें इंक्लूड है कैंसर। कैंसर जैसी बीमारी भी इसी से होती हैं। इसके अलावा उनका कहना है कि देखिए, हमने ये भी पता लगाया है that using a combination of two nutraceutulars resveratrol, नाम भी बड़ा खतरनाक है, resveratrol and copper minimize the damaging effect of the self recruiting fragments। लेकिन इसको आप कम कर सकते हैं, इसके लिए आपको कॉम्बिनेशन अपनाना पड़ेगा, काहे का, न्यूट्रास्यूटिकल्स। और ये जो न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं कौन कौन से हैं, इनके नाम आप ध्यान में रख लीजिए, रेस्वेराट्रोल एंड कॉपर। ये दो चीज़ ऐसी है जो कि डैमेजिंग इफेक्ट को कम कर सकती है, राइटर का ये कहना है। वैज्ञानिक लोगों ने कलेक्ट किया था सफिशिएंट एविडेंस ताकि प्रूव कर सकें कि जो टॉक्सिक इफेक्ट है क्रोमेटोथेरेपी का, ये प्राइमरली तौर पर किसके चलते चलते हो रहा है, कास्ड बाय द सेल्फ रिकोमेटिंग फ्रेगमेंट्स दैट इमर्ज फ्रॉम डाइंग सेल्स एंड कंटिन्यू टू विस्कोसियस साइकिल ऑफ किलिंग हेल्दी सेल्स। बार बार यहाँ पर चीज़ें वही बताई जा रही हैं कि जो कीमोथेरेपी है कीमोथेरेपी का टॉक्सिक इफेक्ट बोला जा रहा है, किस कारण से हो सकता है, तो इसका प्राइमरली काज्ड कारण निकाल कर सामने आया है, वो है सेल्फ रिक्रोमेटिन फ्रेगमेंट्स।
इसके बाद दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं जीनोम सीक्वेंसिंग एंड उसके रेगुलेशन से रिलेटेड। तो जीनोम सीक्वेंसिंग का उपयोग बहुत सारे क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे कि किसी अपराधी के डेटा को संरक्षित करके रखने के लिए, ताकि हम आसानी से किसी भी अपराध का अपराधी कौन है उसका पता लगा सकें। साथ ही साथ में इसका प्रयोग हम करते हैं किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर कोरोना जैसी बीमारी से लड़ाई लड़ना है हमको, और भी अन्य बीमारियों से यदि हमें लड़ाई लड़ना है, यदि हम जीनोम सीक्वेंसिंग कर लेते हैं तो फर्दर हम कुछ कुछ पॉलिसीज़ बना सकते हैं कि कैसे करके कितने लोग इससे ग्रसित हैं, किसको कब कौन सी बीमारी हुई थी और इसका क्या क्या इलाज किया जा सकता है, इसके बारे में इसके बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं। यदि हम पिछले 2 दशकों की बात करें तो यहाँ पर अनप्रेसिडेंट वृद्धि हमको देखने को मिली है, अभूतपूर्व वृद्धि देखने को मिली है जीनोमिक्स के सेक्टर में। The population scale genome programs currently underway in many large and small countries, encompassing millions of genomes, and would form the foundation and fuel this paradigm. आज के समय में ऐसा हो गया है कि पॉपुलेशन स्केल जीनोम प्रोग्राम करेंटली बहुत सारी कंट्री में, चाहे वो छोटा देश हो बड़ा देश हो, मिलियंस ऑफ जीनोम्स वुड फॉर्म द फाउंडेशन एंड फ्यूल दिस पैराडिगम। बहुत सारे देश ऐसे हैं जो कि इस क्षेत्र में बच्चों को शिक्षित करने का काम कर रहे हैं, और यही चीज़ ऐसी है कि लोगों के लिए एजुकेशन के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है, साथ ही साथ सिग्निफिकेंट न्यू चैलेंज भी यहाँ से पैदा हो जाता है। एंड इस मामले में भारत खुद पीछे नहीं रहा है। ह्यूमन जीनोमिक्स की बात करें तो भारत इस क्षेत्र में खुद पीछे नहीं रहा है। अनाउंसमेंट किया गया था पहला जीनोम सीक्वेंसिंग 2009 में। इसके बाद आप देखते हैं 1000 जीनोम्स 2019 में सीक्वेंसिंग करी गई, एंड रिसेंटली हम देखते हैं 10,000 जीनोम्स लास्ट वीक में कंप्लीट किए गए हैं। इस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है कि इससे काफ़ी सिग्निफिकेंट योगदान प्राप्त हो रहा है। इसके माध्यम से डिसीज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं पॉपुलेशन में। एस्टिमेट्स ऑफ द प्रिवलेंस ऑफ मैनी कंडीशंस एंड मोर इम्पॉर्टेंटली सर्विंग एज बेसलाइन डेटा फॉर डिसीजन मेकिंग। तो जैसा कि आप सब जान रहे हैं, यदि आपको जीनोम सीक्वेंसिंग पता है, किसी के जीनोम के बारे में जानकारी है, तो उससे आप फर्दर पॉलिसीज़ का निर्माण कर सकते हैं कि आगे क्या क्या चीज़ की कमी है, क्या चीज़ करना चाहिए। अब हमें आगे क्या चीज़ इंश्योर करना है इसके बारे में बताया जाता है कि हमको ये इंश्योर करना है कि जो जीनोमिक्स से जो भी बेनिफिट मिल रहा है आर नॉट लॉस्ट आउट टू आवर पीपुल, लेकिन इससे आप किसी को खोइए मत। टू मैच सिमिलर इफोर्ट्स अक्रॉस द वर्ल्ड, ए वेल थॉट थ्रू लीगल एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क। आपको विश्व के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चलना है, ठीक है। लीगल एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क के अंतर्गत आपको काम करना है, एंड वाइडर एंड इंटीग्रल पार्टिसिपेशन होना चाहिए इंडस्ट्री को। ये एक एसेंशियल चीज़ मानी जाती है यदि हम जीनोमिक्स को इंडिया में बढ़ावा देना चाहते हैं। बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जो कि प्रोएक्टिव तरीके से फॉर्मुलेट कर रही हैं लीगल एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क को, ताकि इंश्योर कर सकें जीनोमिक्स टेक्नोलॉजी के बेनिफिट को। एंड ये चीज़ एक्सेसिबल होना चाहिए सभी लोगों को, एंड इसके माध्यम से हम एक्सेलरेट कर सकें रिसर्च एंड डेवलपमेंट जीनोमिक्स की सेक्टर में। इक्विटी एंड डाइवर्सिटी की बात करी जाती है तो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है डाटा प्रोटेक्शन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे डेटा का इस्तेमाल करके फॉरेन में यूज़ किया जा रहा है, उससे कंपनियां पैसा कमा रही हैं और हमको हाथ में कुछ भी नहीं लग रहा है। इसलिए डेटा प्रोटेक्शन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ ही साथ मेरे डेटा का इस्तेमाल कहीं गवर्नमेंट मिसयूज़ ना कर ले, कहीं कोई कंपनी मिसयूज़ ना कर ले, इस चीज़ को भी इंश्योर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट माना जाता है जो कि अर्जेंटली रिक्वायरमेंट है एक लीगल फ्रेमवर्क की। जबकि हेल्थ मिनिस्ट्री की जो स्टीयरिंग कमेटी है, क्लियरेंसेस आर रिक्वायर्ड फॉर रिसर्च कोलैबोरेशन।
तो बोला जाता है कि जो हेल्थ मिनिस्ट्री की स्टीयरिंग कमेटी है, तो क्लियरेंस की रिक्वायरमेंट रहती है। यदि रिसर्च का काम करना है, कोलैबोरेशन का काम करना है, तो जो डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड नोटिफिकेशन इनेबल्स सैंपल टू क्रॉस बॉर्डर फॉर कमेरिकल पर्पस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बॉडी है जिसका नाम है डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो नोटिफिकेशन इनेबल्स सैंपल्स टू क्रॉस बॉर्डर फॉर कमेरिकल पर्पस। ये नोटिफाई करेगा तभी जाकर के हमारा जो डेटा है, हमारा जो माल है, क्रॉस बॉर्डर जा सकता है कमेरिकल पर्पस के लिए। दिस हैज़ बीन वाइडली एक्सप्लॉइटेड बाय द लार्ज फार्मा। लेकिन इस चीज़ का उल्लंघन बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन करते हैं एब्रॉड टू परफॉर्म रिसर्च ऑन इंडियन सैंपल। लेकिन इस चीज़ का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है, राइटर का कहना है। सिग्निफिकेंट एस्टेब्लिश्ड कैपेसिटी एंड एक्सपर्टाइज। हमारे पास में कैपेसिटी है, हमारे पास में एक्सपर्ट हैं इंडिया में, इसके बावजूद भी जो महत्वपूर्ण नंबर ऑफ सैंपल हैं इंडिया के, वो सीक्वेंस्ड करे जा रहे हैं, एनालिसिस करे जा रहे हैं फॉरेन कंपनीज़ के द्वारा विथ लिटिल ओवरसाइट एंड रेगुलेशन। और इस आर्टिकल का सबसे बड़ा उद्देश्य भी यही था कि जीनोम की सीक्वेंसिंग हो रही है, लेकिन कौन कर रहा है? इंडियन कंपनी नहीं कर रही, फॉरेन वाली कंपनीज कर रही हैं। एक और जो यहाँ पर इशू उठाया जा रहा है वो है जेनेटिक डाटा का फ्रेगमेंटेशन। हमारे पास में डाटा बेहतर होना चाहिए, तभी जा कर के हम फर्दर चीज़ें आगे कर सकते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करते हैं जेनेटिक टेस्टिंग सर्विसेज को, एंड द डाटा रिमेन इन सिलोस। और डाटा फिर कहाँ चला गया किसी को कोई पता ही नहीं है। तो हमारे पास में अच्छी तरह से एग्रीगेटेड डेटा, हमारे पास में एग्रीगेटेड समरी डेटा होना चाहिए, तब जा कर के इस प्रकार के जो टेस्ट हैं एंड रिजल्ट हैं कुड प्रोवाइड की एविडेंस फॉर पब्लिक हेल्थ डिसीजन मेकिंग। यदि हमारे पास में अच्छी तरह से एग्रीगेटेड समरी वाला डेटा अवेलेबल है, तो हम इस डेटा के माध्यम से जो पब्लिक हेल्थ डिसीजन हैं वो बेहतर तरीके से ले सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बोला जाता है कि जो समरी डाटा है ऑफ वेरिएंट्स एंड प्रिवलेंस ऑफ वेरिएंट्स रिपोर्टेड फ्रॉम लैब्स विदाउट पर्सनल आइडेंटिफिएबल इंफॉर्मेशन कुड इनेबल रफ एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन लेवल प्रिवलेंसेस ऑफ डिसीज एंड इनेबल द डेवलपमेंट ऑफ चीपर जेनेटिक टेस्ट। एक छोटी सी जानकारी यदि हमें करेक्ट तरीके से मिल जाए तो कैसे हम बड़ी से बड़ी चीज़ को हैंडल कर सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। आगे बोला जा रहा है कि जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है उसमें किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, और ये एक वास्तव में रियल कंसर्न माना जाता है ड्यू टू लैक ऑफ लॉस प्रिवेंटिंग इट। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए, एक पॉजिटिव जेनेटिक टेस्ट कुड पोटेंशियली प्रिवेंट वन फ्रॉम एक्सेसिंग इंश्योरेंस और रिम्बर्समेंट इफ द इंश्योरेंस क्लेम इट एज प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर इंश्योरेंस का उदाहरण दिया जाता है कि यदि पार्टिकुलरली बेहतर तरीके से यदि डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है, तो जो इंश्योरेंस वाला फ़ायदा है, इंश्योरेंस का जो फ़ायदा है, इंश्योरेंस से रिलेटेड जो जानकारी है वो कैसे करके सही सही तरीके से प्राप्त की जा सकती है। अब यहाँ पर भेदभाव कैसे करके हो सकता है? तो भेदभाव ऐसा हो सकता है कि भाई आपका इंश्योरेंस नहीं है, आपको कोई चीज़ प्राप्त होनी चाहिए, लेकिन मशीन क्या बोल रही है, सीक्वेंसिंग क्या बोल रहा है कि नहीं, इसको तो ये चीज़ प्राप्त हो गई है। तो इस प्रकार से यहाँ पर किसी भी व्यक्ति का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, राइटर का कहना है। इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रयास किए गए हैं, जैसे कि यूएस ने फॉर्मुलेटेड किया था जेनेटिक इन्फॉर्मेशन नॉन डिस्क्रिमिनेशन एक्ट सन 2008 में, जो कि प्रिवेंट करता है डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। इक्विटी एंड डाइवर्सिटी इन जेनेटिक डाटा आल्सो इज कंसर्न। और भी कुछ चिंताएं हैं, जैसे कि इक्विटी एंड डाइवर्सिटी जेनेटिक डेटा कलेक्शन में।
इसको हमें स्पेशल तौर पर एड्रेस करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा देश खुद डाइवर्स कंट्री है। धर्म, जाति, भाषा के हिसाब से भारत विविधताओं वाला देश माना जाता है, चाहे वो टोपोग्राफी हो। इसके अलावा हमारे यहाँ पर अनरेगुलेटेड मार्केट फोर्सेस है, ये और भी ज़्यादा वाइड कर देते हैं एक्यूट बैरियर्स को टू एक्सेस टू बेटर हेल्थ केयर, स्पेशली फॉर द पुअर एंड एथनिक माइनॉरिटीज़। इसलिए ये भी हमें ध्यान में रखना है कि भाई कोई व्यक्ति छूट ना जाए, डाइवर्सिटी का भी हमको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके बाद हम चलते हैं न्यूज़ वाले हिस्से की तरफ और देख लेते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया से रिलेटेड कुछ जानकारी। देखा जाए तो जो निर्वाचन आयोग है इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्शन कमीशन। यहाँ के जो मुख्य पदाधिकारी रहते हैं वो होते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त। पहले हमारे देश में क्या है ना, एक ही निर्वाचन आयुक्त हुआ करता था, मुखिया। इसके बाद कामकाज जब बढ़ते गया तो क्या काम कर दिया गया, एक निर्वाचन आयुक्त रहेगा और दो मुख्य अन्य निर्वाचन आयुक्त रहते हैं। अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ में ऐसा चला है कि जो निर्वाचन आयुक्त हैं उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। 2024 का लोकसभा इलेक्शन आने वाला है और ऐसा क्यों हुआ है ये आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हम संवैधानिक प्रावधान की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कौन कौन से किए गए हैं। तो यहाँ पर 5 आर्टिकल आपको देखने को मिलते हैं, 324 से लेकर के 329 तक, अनुच्छेद 324 से 329, और इसका वर्णन किया गया है भाग नंबर 15 में। चुनाव में, मतलब संसद में चुनावी प्रोसेस में इनका उल्लेख किया जाता है। हालांकि हमारा जो संविधान है उसने कोई ऐसी स्पेसिफिक विधि नहीं तय करी है कि कैसे करके हम इलेक्शन कमिश्नर का सिलेक्शन करने वाले हैं। नॉर्मली देखा जाए आज के समय में चुनाव आयोग डायरेक्टली प्रधानमंत्री, बीजेपी और कुल मिलाकर के राष्ट्रपति उनको अपॉइंट करने का काम करते हैं, नियुक्त करते हैं चीफ। ठीक है, निर्वाचन आयुक्त डायरेक्टली, इसका मतलब ये हो गया यदि राष्ट्रपति नियुक्त कर रहा है मतलब डायरेक्टली बीजेपी या फिर केंद्र सरकार या फिर प्रधानमंत्री कर रहे हैं। अब लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि चुनाव यदि बेहतरीन तरीके से, निष्पक्ष तरीके से, ट्रांसपेरेंसी के साथ में यदि हमको कंडक्ट कराना है तो इसके लिए हमें सही व्यक्ति को निर्वाचन आयुक्त बनाना चाहिए। इसके लिए उन्होंने बोला कि हम एक सिस्टम लाते हैं, सरकार को एक सिस्टम लाना चाहिए, एक कमेटी बनाना चाहिए। इस कमेटी के माध्यम से ही क्या काम करना है, निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति होना चाहिए। इसमें कौन कौन होंगे, इसमें रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अपोजिशन पार्टी के लीडर रहेंगे। इसके अलावा यहाँ पर रहेंगे कौन, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये हो गई है, सुप्रीम कोर्ट को यहाँ से हटा दिया गया है। नई जो कमेटी बनाई जा रही है तो बीजेपी ने इस बार चतुराई से क्या काम किया, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को यहाँ से निकाल दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले कि एक काम करते हैं, मैं बैठूंगा, अपोजिशन पार्टी के लीडर बैठेंगे और जो तीसरा व्यक्ति रहेगा वो कैबिनेट का मिनिस्टर रहेगा, जिसको मैं ही बताऊंगा कि कौन बैठेगा। इससे क्या होगा, जब भी वोटिंग होगी तो मेजॉरिटी में वोट किसके पक्ष में जाना है, केंद्र सरकार के पक्ष में जाना है। इसलिए इस बार फिर से जो निर्वाचन आयुक्त है वो सरकार के हिसाब से ही होने वाला है। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, प्रेसिडेंट मेक्स द अपॉइंटमेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। कभी भी क्या है ना, राष्ट्रपति अपने मन से कोई काम नहीं करता है, वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह के हिसाब से ये लोग जो बोलेंगे उसी में राष्ट्रपति की हाँ रहती। इसका मतलब ये हो गया है इनडायरेक्ट तरीके से प्रधानमंत्री ही चुनाव आयुक्त तय कर रहा है कि मैं किसको बनाऊंगा, और फ़ायदा भी फिर उनको मिलेगा, ये जाहिर सी बात है। द लॉ मिनिस्टर सजेस्ट ए पूल ऑफ सुटेबल कैंडिडेट टू द प्राइम मिनिस्टर फॉर कंसिडरेशन। अब इसमें और भी ये लो, लॉ मिनिस्टर भी, कानून मंत्री भी बैठ गए हैं। कानून मंत्री बोल रहे हैं प्रधानमंत्री जी को ये लिस्ट है, एक काम करो इनमें से कोई सा भी आप नाम सजेस्ट कर दो। इसके बाद राष्ट्रपति अपॉइंटमेंट करते हैं प्रधानमंत्री की एडवाइस से।
कैसे करके रिमूव किया जा सकता है, जैसे कि आज आप न्यूज़ में देखें वो त्यागपत्र देते हैं तो अपनी सेवा से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन इनको आप बड़े आसानी से हटा नहीं सकते। इनको आप वैसे ही हटाएंगे जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जा सकता है। न्यूज़ की तरफ यदि हम चलें तो इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल ने रिज़ाइन दे दिया है, लोकसभा इलेक्शन आने वाला है। तो राजीव कुमार जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं और जो अरुण गोयल है वो है इलेक्शन कमिश्नर हैं।